तो ऑरोविल क्या है? ऑरोविल जो है बेसिकली एक ये इंटरनेशनल टाउनशिप है। टाउनशिप मतलब यहाँ पे ढेर सारे घर होंगे जहाँ लोग रहते होंगे। किस लिए? ये सस्टेनेबल लिविंग और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। आप कहीं से भी आके यहाँ पे बस सकते हो। अब देखो, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इस टाउनशिप को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, और एक एक्ट भी पास हो रखा है इसमें, और इसको ग्रांट्स भी देती है फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था 1960s में। इतना काम का नहीं है। और ये किसके आइडिया पे बेस्ड है? ये आइडिया बेस्ड है श्री अरबिंदो पे। अब ये जो है, ये मिलिटेंट नेशनलाइजेशन के प्रोपोनेंट थे 1900s में। ठीक है, ये बेसिकली अनुशीलन समिति इन्होंने भी एक बनाई थी। अनुशीलन समिति कई लोग प्रोपोनेंट थे, कई लोग बनाया था। ठीक है, उसमें से एक अनुशीलन समिति जो कि बेसिकली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी कलकत्ता में, इन्होंने भी एक बनाई थी। और इनका इनका बेसिकली ये हुआ था कि इनका नाम आया था 1908 के अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है ना वहाँ का, मुजफ्फरनगर का, उस पर बॉम्बिंग की थी। तो इनको जेल हो जाती है इसमें। फिर जब जेल से छूटते हैं 2 साल, तो इन्होंने फिर पॉलिटिक्स से रिटायर कर हो गए और फिर पुदुचेरी में आ गए। और पुदुचेरी में इन्होंने बेसिकली एक आश्रम खोल दिया था। ठीक है, श्री अरबिंदो आश्रम। तो इतना ही काम का था, बाकी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में भी इसलिए रह रहा है क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे कुछ, प्लस यहाँ पे थोड़े से करप्शन के चार्जेस वगैरह थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में रह रहा है। डिफरेंट रीज़न, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑरोविल जान लो, इतना ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। रोज़ कोई ना कोई रिवर न्यूज़ में रह रही है। 6 तारीख के पॉइंटर्स में हमने डिस्कस किया है ब्राह्मणी रिवर के बारे में, बैतरनी रिवर के बारे में भी डिस्कस किया था। अब देखो, यहाँ भी फ्लडिंग की वजह से कुछ लोग फंस गए थे इसमें, तो इस सोन रिवर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या है? ये गंगा जो होती है उसकी हमारी सेकंड लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो क्या कहते हैं, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है यमुना। और इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक हिल में, छत्तीसगढ़ में। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, नहीं ये गलत है, छत्तीसगढ़ में होता है इसका ओरिजिन। ये ऐसे फ्लो करती है। और देखो, अमरकंटक हिल से ही नर्मदा का भी ओरिजिन होता है, लेकिन ये वेस्ट फ्लो करती है। लेकिन नर्मदा का ओरिजिन होता है एमपी में, छत्तीसगढ़ में होता है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के पास जाके मिलती है। ठीक, अब तो इसके स्टेट्स कौन कौन से हो गए? छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और बिहार हो गया। बाकी ट्रिब्यूटरीज याद कर लो इसकी। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? एक जोहिला रिवर है, जोहिला हो गया, बनस हो गया, रिहंद याद रख लो, रिहंद जिस पे रिहंद डैम है, नॉर्थ कोयल। ठीक है, साउथ कोयल किससे रिलेटेड है? साउथ कोयल का ओरिजिन मैंने बताया था, छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है, और इससे बनती है हमारी जाके ब्राह्मणी रिवर। साउथ कोयल और संख रिवर मिलके बनाती है हमारी ब्राह्मणी को। ठीक, ब्राह्मणी जाके फिर महानदी में मिल जाती है। चलो, वो भी मैंने रिवाइज करा दिया। और ये पेरिनियल रिवर है, ये पेरिनियल रिवर है, यहाँ पे सीजनल लिखा हुआ है, पेरिनियल रिवर है। और कैमूर रेंज इसके पास है, हाँ ये बात सही है। बाकी रिहन डैम है इस पे, फिर एक बन सागर डैम है, और एक कोइलवार ब्रिज है। ये कहाँ पे है? ये है कोइलवार ब्रिज जो है, ये है बिहार में। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज है, 1800s में बना था ये। ठीक है, बाकी बाकी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं वो भी चाह रही हैं ये ई रूपी वाले प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना। ठीक है, तो ई रूपी वाला क्या था? बेसिकली आरबीआई ने 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये लॉन्च किया था कि जैसे हमारे पास फिजिकल करेंसी होती है, उसी का डिजिटल फॉर्म है ये। ठीक है, तो जैसे हमारी फिजिकल करेंसी, जैसे मान लो हमारे पास जो 10 रुपये की नोट है, उस पर हमें इंटरेस्ट थोड़ा मिलता है, तो इस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसका ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो क्या हो सकता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर्सन टू मर्चेंट भेज सकते हो, जो किसी मतलब सेलर वगैरह को बेच सकते हो। लीगल टेंडर क्या है? क्यों है? क्योंकि लीगल टेंडर ये है कि मतलब अगर हम इसका यूज़ कर सकते हैं डेट पेमेंट में, और सामने वाला मना नहीं कर सकता है, उसको रिसीव ही करना पड़ेगा, वो बाई लॉ फोर्स है कि उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेमेंट। ठीक है, दो पर, और आरबीआई ने इसे डिस्टिंग्विश किया था शुरू में कि रिटेल के लिए अलग होगी, होलसेल के लिए अलग होगी, तो वो सब फालतू बकवास है। बस इतना याद रखना कि इंटरेस्ट जो है इस पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारी टेबल शुगर होती है, उसमें होता है सुक्रोज, जिसकी वजह से हमें मीठापन लगता है, और वो बेसिकली हाई कैलोरी होता है। तो हमने क्या किया, अब ये जो है अफेक्ट करता है बॉडी वेट वगैरह को। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसके सब्स्टिट्यूट बनाया जिनको बोलते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट। अब उसमें क्या करेंगे, हम इसको लो कैलोरी कर देंगे। अब लो कैलोरी कैसे हो जाता है?
कि वो बहुत स्टेबल होते हैं, तो बॉडी में पहली बात एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, अब ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो हमें इवन स्वीटनेस फील होती है बट हमारी बॉडी में कैलोरीज ऐड नहीं होते हैं। अब देखो हमारे लिए प्रेजेंस में काम का क्या है कि ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट का नाम दे देगा और पूछेगा, जैसे एक बार उसने पूछा था कि टॉयलेट प्रिपरेशन वगैरह में कोई केमिकल था उसका नाम दिया था प्रीलिम्स में, तो वैसे ही इसमें पूछ देगा कि ये क्या चीज़ है। तो देखो एग्जांपल हो गया इसका सचारिन, और सब टेम टेम वाले आखिरी में जिसमें टेम टेम आए, जैसे एस्पार्टेम, एडवांटेम, नियोटेम, और स्टीविया बहुत कॉमन है, सुना होगा आपने, स्टीविया एडेड है इसमें, नो शुगर है, बट उसमें स्टीविया हो गई तो बेकार ही हो गया उस। ठीक है, वैसे सुक्रालोज भी एक शुगर सब्स्टिट्यूट है। अब देखो इस आर्टिकल में ये बोला है कि सुक्रालोज अगर इनटेक कर रहे हैं लोग तो उस पर कोई जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में जो कि इस तरीके से मेजर होते हैं HbA1c, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है और बॉडी मास इंडेक्स इंप्रूव हो रहा है। बट जनरली आपको याद रखना है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है बॉडी पे। तो इन सब छोटी खबरों से कुछ नहीं होता है, ब्रॉड जनरल क्या फील है उस चीज़ का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब येन कैरी ट्रेड क्या है पहले समझते हैं, फिर समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। देखो कि कैरी ट्रेड क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर मैं बैंक हूँ और एक है NBFC, ठीक है, तो NBFCs क्या होते हैं, ये इजी लोन्स देते हैं, तो ये किसी भी कस्टमर को बिना ज़्यादा पता किए लोन दे देते हैं, तो इसीलिए हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करते हैं। तो NBFC क्या करते हैं, बैंक से लोन लिया, इस लोन को फर्दर इंडिविजुअल को दे दिया, तो जो इंटरेस्ट बीच में जो मतलब अगर ये 20% पे दिया होगा और लिया इसने लोन कितने पे होगा 10% पे, तो बीच का मार्जिन बन गया ना उसका। वैसे ही सिमिलरली क्या है, अगर हम यही चीज़ दो करेंसीज के बीच में करें, जैसे मान लो येन के बीच में और डॉलर के बीच में, क्योंकि अगर येन का अगर इंटरेस्ट रेट कम है, इसको हम इन्वेस्ट करें डॉलर वगैरह में या दूसरे एसेट्स में जिनका इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हम इसको बोलेंगे कैरी ट्रेड। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और जो जापान में बहुत सालों से ही मतलब पिछले 17 सालों से ऑलमोस्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है बैंक ने, ताकि लोग लैंडिंग करें वहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है सेकुलर स्टैग्नेशन। सेकुलर मतलब लॉन्ग टर्म, स्टैग्नेशन मतलब ग्रोथ बहुत कम है वहाँ पे। इस वजह से बैंकों ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर रखा है सेंट्रल बैंक ने, ताकि लोग ज़्यादा पैसा घूमे लोन के तौर पे। ठीक है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन वाले में भी एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ मैंने शॉर्ट में बता दिया कि ये इशूज़ हैं, बाकी से ज़्यादा कुछ जानने की बात नहीं है इसमें। तो अभी क्या हुआ कि येन जो है उसको 0.5 2.25% से इंक्रीज़ कर दिया, मतलब अब पॉजिटिव रेंज में आ गया। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि अभी कहीं सेंट्रल बैंक और फर्दर इंक्रीज़ ना कर दे इसको, तो क्या करने लगे, जो अपने पुराने एसेट्स उन्होंने ले रखे थे उसको बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट कई जगह के गिर गए नीचे। ठीक है, यही प्रॉब्लम हुई है, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। अभी ब्लू टंग डिजीज़ क्या है, ये कुछ काम का नहीं है, बट इतना जान लो कि याद रख लो कि ये इन्फेक्ट किसको करता है, रूमिनेंट्स को। रूमिनेंट्स में क्या आते हैं, शीप, गोट्स, कैटल, बफेलो वगैरह आते हैं। ठीक है, बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी तो ये लॉन्च हुआ ही नहीं है, अभी लॉन्च होना भी टाइम है, तो जब लॉन्च होगा उस दिन फिर आर्टिकल आएगा तो उसी दिन डिस्कस कर लिया जाएगा, अभी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इस आर्टिकल में क्या है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के अंदर, उसने एक रैंकिंग का फ्रेमवर्क बनाया है, सुराज्य रिकॉग्निशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ये बेसिकली क्या करेगा, स्टेट्स को रैंक करेगा, कौन कौन से पैरामीटर हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, और सुशासन। और ये क्या करेगा, हेल्प करने में, इंडिया को विकसित भारत बनाने में हेल्प करेगा। तो बस ये पिलर्स याद रखो और बता दो कि स्टेट्स की रैंकिंग के लिए है ये, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आर्टिकल जो बात करता है कि वो कहता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है जिससे ट्रांसपोर्ट हो सके ऑर्गन्स फ्रॉम मतलब वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बट ये हमारे लिए काम का नहीं है, हम SOP पढ़ने थोड़ा ना बैठे हैं, SOP आता भी नहीं है, तो ये कुछ काम का नहीं है। बट ये जान लो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इवन ऑर्गन प्लस टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एक एक्ट के अंदर कवर्ड है, और उस एक्ट का नाम क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। अब ये एक्ट कब बना था, ये बना था 1994 में। ये रेगुलेट करता है कि ऑर्गन और टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन कैसे और कब हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक बॉडी भी है, इस एक्ट के अंदर नहीं है बॉडी बाद में एस्टेब्लिश हुई थी 2011 में, इसका नाम है नोटो।
ठीक है, बस अभी फुल फॉर्म नहीं जानने की जरूरत है। ये नोटो याद रख लो कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पहली बात ये रेगुलेट करती है इस इन सब चीज़ों को। ठीक है, बस इतना ही काम का था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड डू शेयर योर फीडबैक एज वेल।